हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो ये पब्लिश किया हुआ मॉडल पेपर है उसका हम लोग पार्ट वन जो है इस पार्ट वन हम लोग इसमें करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे 100 MCQ करने वाले हैं। आप लोग को एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 50% ही MCQ करने होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो है 100% पूरे के पूरे 100 MCQ करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो जो है 3 पार्ट्स में है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सेकेंड पार्ट में इसके 2 मार्क्स वाले जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम लोग 5 मार्क्स वाले पार्ट 3 में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने क्लास 10th वाले जो साथी होते हैं उनके पास शेयर करना है, ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट लाभ मिल सके। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है ना, मतलब इनमें से कौन है जो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके या रूट के बाहर हो। अगर रूट के भीतर होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें √7 और √7 अपरिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है, इसलिए ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखें √25 √3 ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन √3 जो है बाहर नहीं निकलता है, तो परिमेय और अपरिमेय का योग जो है अपरिमेय ही होता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, 1/√4 है तो 1 का 1 हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा, इसलिए ये बाहर निकल गए, ये परिमेय संख्या है। तो यही हम लोग का ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को रूट से बाहर निकाल कर ही देखना होता है, चेक करना होता है। जो कंप्लीटली रूट से बाहर आ जाता है वही परिमेय संख्या होता है। अगला दिया हुआ है, एम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का समरूप क्या हो सकता है। अगर विषम पूर्णांक के बारे में बताना है, एम कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, तब विषम पूर्णांक क्या हो सकता है ये बताना है। जैसे मान लेते हैं कि एम 2 मान लेते हैं, तो इसका विषम क्या होगा, तो 2 + 1 होना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं इस फॉर्म में, अगर मान लेते हैं तो अगर अगर 3 मान लेते हैं, एम का मान 3, 3 + 1 4, ये तो विषम पूर्णांक नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2m + 1। अगर m की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं 1, तो देखिए क्या आएगा, 2 × 1 + 1 यानी 3। अगर m की जगह पर 2, तो 2 × 2 + 1 = 5, यानी विषम पूर्णांक ही हमेशा आएगा। तो यही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार बताने के लिए याद रखना है, नीचे वाले का हम लोग गुणनखंड करते हैं। अगर ऊपर कुछ भी हो, अगर कैंसिल आउट होने वाला है तो कटा देना है पहले। उसके बाद नीचे देखना है, अगर q जो है अगर इस रूप में आ जाए, या तो 5 के घात के रूप में आ जाए, या 2 के घात के रूप में आ जाए, या 5 या 2 के घात के रूप में आ जाता है, तो वो उस स्थिति में हम लोगों का ये तीनों स्थिति में वो शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए 91 का तो मतलब वर्ग मतलब गुणनखंड तो होगा ही नहीं, तो 91 चाहे होगा भी तो ये हो जाएगा 3 × 7 × 13 हो जाएगा। तो इसमें तो 3 और 7 दिया है, तो इसका तो दशमलव प्रसार शांत होगा ही नहीं। 23 भी नहीं होगा। 80 का अगर देखते हैं, अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, कटने वाला नहीं है, इसलिए 80 का डायरेक्ट गुणनखंड अगर हम लोग निकालते हैं तो 17/2 हो जाएगा, तो 40, 2 हो जाएगा 20, 2 हो जाएगा 10, 2 हो जाएगा 5 और फिर 5, 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यही इसका शांत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 240 यहाँ पर दिया है, 0.8 और 7 दिया हुआ है। यहाँ पर 7 का मतलब हम लोग को रैंकिंग दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसका मतलब बटा के रूप में क्या होगा, याद रखना है। ठीक है ना, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी दिया हुआ रहता है ना उसको x मान लेना है। तो x = हो जाएगा 0.8 7 7 7 एंड सो ऑन। इसके बाद इसको पहला समीकरण मान के, और इसमें देखना है कि दशमलव कितना अंक के जो रिपीट हो रहा है अंक, उससे पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो इसमें 10 से गुना कर देना है। 10 से गुना करेंगे 10x, और ये हो जाएगा हम लोग का 8.777 एंड सो ऑन। दूसरा इक्वेशन इसको मान लेना है। अगर देखिए दशमलव के जस्ट बाद रिपीट हो रहा है तो एक ही समीकरण में बन जाएगा, लेकिन दशमलव के कुछ अंक बाद रिपीट हो रहा है तो 2 समीकरण में ये बनता है। अब करना क्या है कि गुना करना है, इसमें जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना जीरो वाले एक से, तो 1 और 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 100x, और ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो 87.777 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटा लेना है, तो 100x = हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 79 पॉइंट, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 79.7
7 7 7 एंड सो ऑन। अब प्लस में लिखना है, ऐसा थोड़ी ना कि घटा लेना है, तो घटा के तो हम लोग 100x इधर लिख रहे हैं तो इतना भी उतना ही होना चाहिए। तो जिसको घटाए हैं ना हम लोग, इसमें से इसको घटाए तो उसको जोड़ भी लेना है, तो प्लस में लिख लेना है 8.777 एंड सो ऑन। अब इसको मान लेंगे हम लोग x क्या मानेंगे, यहाँ पर देखो दिया हुआ ही है हम लोग का, इसका इक्वल टू 10x दिया हुआ है, तो 10x उसको रख देते हैं, तो 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 79.77 प्लस 10x। अब 10x को इधर ला लो तो 90x हो जाएगा इज इक्वल टू 70। अब वैसे भी हम लोग जब इसमें से इसको घटा लिए ना तो ये नहीं बचेगा, सिर्फ हम लोग का बचेगा 79। तो यहाँ 79, यहाँ इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में ले जाओ, 79/90 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इस टाइप में अगर लॉन्ग फॉर्म में होता है, शॉर्ट फॉर्म का भी एक ट्रिक होता है। करना क्या होता है आप लोगों को कि देख लेना है कि दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है, कितने अंक बाद अंक रिपीट हो रहा है, तो एक अंक बाद रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद देख लेना है कि कितना अंक रिपीट हो रहा है। जितना अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो यहाँ पर लास्ट जो अंक रिपीट हो रहा है उतना लिख लेना है, उसमें से जितना अंक ये वाला रिपीट हो रहा है उसके पहले वाला जो अंक है उसमें से माइनस कर लेना है। अब बट्टा में क्या करना है, अगर एक अंक बाद रिपीट हो रहा है तो 90 लिखना है, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, 79/90 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड होता है, लॉन्ग मेथड बोले तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 540 बराबर 2 का घात x 3 का घात y और 5 का घात z दिया है, तो हो तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो सबसे पहले 540 को हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 2 गुना हो जाएगा 270, फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा 135, और फिर 5 से लगाते हैं तो हो जाएगा कितना, 135 है, 5 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और फिर 3 आएगा, 5 7 27 हो जाएगा, फिर 27 का 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। अगर इसको घात के रूप में लिखें तो 2 का घात 2 गुना 5 का घात 1 गुना 3 का घात 3। तो यहाँ पर देखिए 2 का घात 2 है, तो यहाँ घात देखेंगे तो 2 का घात x है, यहाँ 2 का घात 2, तो x का मान 2 हो जाएगा। फिर 3 का घात y है, 3 का घात 3 है, तो y का मान 3 हो जाएगा। 5 का घात z है, यहाँ 5 का घात कौन है, तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बोल रहे थे, x प्लस वाई 3 2 5 में से 1 घट जाएगा, 4 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वही होता है जो रूट के अंदर रह जाता है, तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 10 से 10 रूट में 1/10 हम लोग का यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF जो होता है 1 होता है, ठीक है ना, वही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि लघुत्तम समापवर्तन 182 है तो महत्तम कितना होगा। तो याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, ठीक है। तो HCF गुणनफल हम लोग का दिया है 2 3 6 6, HCF जो है हम लोग को निकालना है, x मान लेते हैं, और LCM 182 है, ये गुना है भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर 2 3 6 6 बटा 182 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये कितना से कट जाएगा, अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये लास्ट में 6 है, तो कितना से कट सकता है, 16 से कट सकता है क्या। इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा हम लोगों का, लास्ट में 2, लास्ट में 6 है, 2 से लगाना है, तो ये कितना से 8 से कट सकता है या 18 से, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना से हो जाएगा, 13 से, क्योंकि 3 दूना 6 13 से हो सकता है, तो x का वैल्यू 13, यानी यही हम लोग का ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, x का वैल्यू 13। देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है x का वैल्यू 13, ठीक है ना, वही हो जाएगा आंसर। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत वही होता है जिसका गुणनखंड करने पर 2 का घात, हम लोग अभी कंसेप्ट देखे हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 441, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 441 का अगर हम लोग करते हैं तो नीचे आएगा 21 गुना 21, और 21 में तो 7 और 3 दोनों होता है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है, यदि P बराबर ABQ है, Q बराबर Q का A का पावर 4B है, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक तथा A और B जो है, A और B
मतलब p और q जो है धनात्मक पूर्णांक है और a और b जो है अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा ये बताना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों धनात्मक है और बोल रहा है क्या, ये a और b दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये p और q का एलसीएम क्या होगा, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा पावर लेते हैं। तो यहाँ पर a है और यहाँ a का पावर 4 है, तो a का पावर 4 लेंगे, यहाँ b का पावर 3 है, यहाँ b है, तो b का पावर 3 लेंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य वैसे संख्याओं का युग्म होता है जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो 9 और 16 सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जो दिया हुआ है 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसका क्या आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखते हैं 0.3125 बट्टा में दशमलव कटाते हैं, बट्टा में हो जाएगा कितना, 10,000 होगा। एक पर 4 अंक है तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं तो ये होता है 125, ये 3125 जो होगा ये किसका हो जाएगा, 25 से कट सकता है ना, 25 एकम 25 हो जाएगा और फिर कटाते हैं तो 6, ये हो जाएगा 62, 25 दूना 50, 25 25 125, 125 से कट गया, 25 से मतलब ये कट गया। अगला इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। फिर से 25 से कटा देते हैं तो 25 होता है 25 125 हो जाएगा और 25 में 16 से करेंगे तो 5/16 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है ये बताना। तो बहुपद के लिए कंडीशन है कि घात जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यही देख रहे हैं कि घात जो है ये ऊपर जाएगा, यानी x ये रह जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6x का पावर -1 आ गया। घात जब जैसे ही माइनस आ जाए, रूट में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है बहुपद x + 3 का स्क्वायर दिया है, यहाँ x³ है का घात क्या होगा। तो इसको ऐसा नहीं कि सबको गुना करना है, वैसे भी x स्क्वायर करेंगे तो इसका सबसे बड़ा घात x का पावर 2 आएगा, और जब इसका x का पावर 3 से गुना करेंगे तो सबसे बड़ा घात x का पावर 5 आ जाएगा। तो 5 से ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोल रहा है बहुपद इतने का शून्य क्या है। तो निकालने के लिए, शून्य को निकालने के लिए बराबर 0 कर लेते हैं। 2x² - 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2x² = 6, ये 2 से कटेगा। x² = 3, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा। x = √3 जब बाहर नहीं निकलता है तो प्लस माइनस में आ जाता है हम लोग का आंसर। तो +√3 और -√3 ऑप्शन ए सही आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन है 60 नंबर जो दिया हुआ है, बहुपद 2x² - 8x - 12 में तो P2 का मान क्या होगा। तो P2 मतलब 2 रख देना है, जहां जहां x दिखे वहां वहां 2 रख देना है। 2 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 -12। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 4 दूना 8 -8 दूना 16 -12। अगर घटाते हैं 8 माइनस ये माइनस माइनस है तो एक साथ होकर -28 हो जाएगा, घटेगा तो -20 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/α हो, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए जब व्युत्क्रम बोले ना तो शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं, 2 फॉर्मूला होता है, 2 संबंध होता है। अल्फा + बीटा = होता है -b/a और अल्फा × बीटा होता है c/a। तो सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगाए जिससे हम लोग का शून्यक जो है वो कट जाए। तो अल्फा × बीटा में देखेंगे ये मतलब व्युत्क्रम है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं अल्फा × बीटा = होता है c/a। अल्फा हम लोग का पहला अल्फा है, बीटा जो है 1/α। c देखे तो -k हो जाएगा और a कितना है 3, ये कट जाएगा। 1 = -k/3 गुना कर दे तो k = आ जाएगा -3, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा -3 ऑप्शन डी। अगला दिया है, शून्यक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्यक दिया है -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है। मतलब ऐसे बहुपद बताना है जिसका -2 और -5 दिया हुआ है शून्यक, तो उसके बहुपद कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना है अगर सिर्फ शून्यक दिया हो और उसे बहुपदों की संख्या पूछे, चाहे कितने भी शून्यक दिया हो उसके अनगिनत ही बहुपद होंगे, ठीक है ना। अगला दिया है यदि बहुपद Px
5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है कि माइनस बी बाई ए होता है, तो 5 इंटू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो 5 इंटू माइनस बी का मान इसमें देखिए तो -7 हो जाएगा और ए का मान 5 है तो ये कट जाएगा और आ जाएगा -7 हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग 20 नंबर जो इस प्रकार दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद दिया है तो त्रिघात बहुपद इतने के शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। तो याद रखना इसके 3 गो संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बाई ए। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अगला दिया है यदि रेखा इतना और इतना समानांतर हो, तो समानांतर हो तो P का मान क्या होगा। तो समानांतर के लिए हम लोग कंडीशन पता है कि A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बाई C2 के। ठीक है, समानांतर के लिए ये कंडीशन है जिसके कोई हल नहीं होते हैं, मान रख दो। तो A1 है 5, A2 है 15, B1 है हम लोग का P और B2 है 9। देखो दो ही से हम लोग का संबंध निकल जाए तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कटा देंगे 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 3 हम लोग का सही आंसर। ठीक है ना। अगला दिया है यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, तो उनके हलों की संख्या कितनी होती है। जितने बिंदु पर काटते हैं उतने ही हल होते हैं, यानी एक बिंदु पर काट रहे हैं तो सिर्फ एक हल होगा। ठीक है ना, सिर्फ एक। अगला दिया है यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y 0 तो x और y का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप एक्स वाई का मान यहाँ पर सॉल्व करके निकाले, दूसरा तरीका है जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके अनुसार सॉल्व कर ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर 5 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखने को मिलेगा 5x माइनस 9y बराबर 0। 5 है गुना 5x माइनस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी इस समीकरण को इसको और इसको, ये एक तो तरीका है सॉल्व कर ले, दूसरा तरीका है जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सोचे। तो यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, रख के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0 ऑप्शन ए है, तो रख के देखते हैं। तो 5 गुना 2 माइनस 8 गुना 0 बराबर 0, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है 0, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8, रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर 0 रखते हैं अगर हम लोग, तो 5 जो ना ये 0 हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 64 ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का दिया हुआ है x 0 और y 0, रख के देखते हैं। तो 5 गुना 0 माइनस 8 गुना 0 बराबर 0, क्या 0 आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हुआ है 24 नंबर है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के a जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये द्विघात एक समीकरण है, का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो देखिए मूल समान होने पर जो हम लोग का मूल आता है तो c का मान पूछ रहा है। मूल समान होने पर हम लोग का जो अल्फा बराबर बीटा जो आता है वो होता है माइनस बी बाई 2a, ये होता है। और इस स्थिति में d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में d का वैल्यू 0 होता है, तो d का हम लोग फॉर्मूला अगर लगा देते हैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b² इज इक्वल टू आ जाएगा 4ac। अब यहाँ से अगर c का मान हम लोग निकालते हैं तो ये गुना है भाग में आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा b² अपॉन 4a, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ठीक है, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब द्विघात के अलावा घात अगर दूसरा आ जाता है तो वो द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें घात तो 2 आना ही डेफिनेटली आएगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी। यहाँ देखेंगे तो इसका घात 2 आएगा और इसका भी घात 2 आएगा, कैंसिल आउट होगा, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, जिसमें द्विघात नहीं आएगा वो। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है कि पहला मूल दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना, और पूछ रहा है क्या कि इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक मूल दिया है, तो एक मूल को हम लोग मान सकते हैं अल्फा 3 है, और हम लोग द्विघात बहुपद और समीकरण का एक रिलेशन जानते हैं, शून्यक और गुणांक में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए।
तो अल्फा हम लोग को दिया हुआ है 3, मान लो बीटा हम लोग को निकालना है, दूसरा शून्यक उसका निकालना है, दूसरा मूल। तो माइनस बी बोले तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, बटा ए कितना है 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर जाएगा 7 माइनस 3 यानी 4 आ जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q है, तो p प्लस क्यू क्या होगा? तो मूलों का योग क्या होता है हम लोग का? माइनस बी बाई ये होता है। तो यहाँ पर माइनस बी बोले तो क्या है p है, तो माइनस पी बटा ए कितना है? कुछ नहीं है तो 1, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का माइनस पी हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस यहाँ पर देखे ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस क्यू क्या होगा? तो माइनस बी बाई ये होता है ना। और यहाँ पर हम लोग का माइनस पी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 1 2 -1 और -2, ठीक है। तो ये जो है इफ p एंड q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो हम लोग का इसका मूल हल दिया हुआ है, तो दोनों का योग क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देना चाहिए था उसको -p, इसका -p सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला दिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 का विविक्तर क्या होगा? विविक्तर या विवेचक बोले तो डी निकालते हैं हम लोग। डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और b का मान यहाँ पर देखें तो -13 है, तो -13 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है 3 और c है 10। सॉल्व करेगा इसको तो 169 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी कितना आ जाएगा घटेगा तो हम लोग का 49 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। अगला दिया हुआ है द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जो होता है c/a, लेकिन उसके लिए इसको पहले गुना करना होगा, तो जो होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर दो तरीका है, एक तो तरीका है कि सीधा इसका मूल निकाल लो, तो मूल निकालोगे अगर तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर माइनस है उधर जाएगा कौन सी हो जाएगा प्लस है उधर जाएगा माइनस में, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2। अब मूलों का गुणनफल तो -5/2 और 0 करेंगे तो कौन सी आ जाएगा 0। लेकिन दूसरा तरीका है c/a कर लो, तो गुना किए हैं तो इसमें c कांस्टेंट नहीं है, मतलब 0 होगा तो 0 बटा 2 ये भी आ जाएगा 0। दोनों तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखना है कि इसको देखते हैं, तो √7 दिया हुआ है। चेक करने का तरीका है कि किसी एक सबको चेक करें, लेकिन अभी हम लोग का चूंकि समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर ही करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या √7, इसको निकालेंगे तो 2√7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√7, ये हो जाएगा 4√7। इसका मतलब इसमें √7 जो है डी आ रहा है हर बार, इसका मतलब यही एपी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 31 नंबर दिया है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है? मतलब हम लोग को n का मान बताना है, ठीक है ना। तो ये अंतिम पद दिया हुआ है हम लोग को, तो tn बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है हम लोग का 0, a कितना है 12 है, प्लस n हम लोग को निकालना है, d कितना है इसमें से घटाते हैं तो ये आएगा -2, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 12, n माइनस 1 इंटू -2 हो जाएगा, -2 से ही कट जाएगा 6, n माइनस 1 इधर आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 7, यानी 7वां पद जो है हम लोग का 0 हो जाएगा। अगला बोल रहा है ये जो समानांतर श्रेणी दिया है इसका सारवंतर क्या होगा? तो सारवंतर यानी स्मॉल d हम लोग निकालते हैं तो t2 माइनस t1 करते हैं, दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं, तो दूसरा पद हम लोग का -1 है, में से घटाना है -5 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद a है और सारवंतर d है, तो n पदों का योग क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं SN बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है, यही ऑप्शन में देखिए मिलाइए, यही दिया हुआ है हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो t5 क्या होगा? मतलब n का मान 5 दिया हुआ है तो t5 पुट कर दीजिए, यहाँ पर nवां पद दिया है तो 3 माइनस 4 गुना 5 यानी 3 माइनस 20 हो जाएगा, घटेगा तो -17 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 35 में दिया है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद ये है तो इसका सारवंतर कितना होगा? तो सारवंतर निकालने के लिए पहला और दूसरा पद निकालना होगा, तो t1 अगर निकालते हैं हम लोग तो 17 माइनस 5 गुना 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 12,
T2 निकालते हैं तो 17 माइनस 5 गुना 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 7। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 5, यही हो जाएगा हम लोग का D। मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तो हम लोग का D आ जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो याद रखना है, विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है n²। अगला क्वेश्चन है, यदि 18x, y, -3 समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस y क्या होगा? ठीक है ना, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पद हम लोग को योग बताना है कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है पहला पद और चौथा पद दिया है, तो a बराबर दिया है 18 और T4 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को D निकालना होगा। T4 कितना दिया हुआ है? -3। T4 को a प्लस 3D लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू -3 हो जाएगा। a दिया है 18 प्लस 3D इज इक्वल टू -3, ये इधर आएगा तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? -21, इधर कट जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा -7। अब हम लोग को T2 निकालना है, जो x का मान होगा T2 x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस D लिखते हैं दूसरे पद को, तो a है हम लोग का 18, अब प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -7, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा? 11, तो 11 हम लोग का हो जाएगा। अब y का मान अगर हम लोग निकालते हैं, जो तीसरा पद है y T3 है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2D, तो a है हम लोगों का 18 और 2 इंटू डी है -7, अगर इसको गुना करते हैं तो 18 माइनस 14 हो जाएगा, घटेगा 4 आ जाएगा सही, यानी x प्लस वाई करना है तो 11 प्लस 4 जो है वो 15 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि a तथा b पूरा कोण हो, पूरा कोण मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा हो, तो इसमें से कौन सा है जो सही है ये बताना है। ठीक है ना, तो साइन b बराबर साइन b, सेक a बराबर कोसेक b, कॉट ए बराबर कॉट बी होगा, तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर मान लेते हैं साइन ए है, तो दूसरा पूरक मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ने पर अगर हम लोग 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर, अगर मान लेते हैं ए का मान निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन, अगर बी का मान लिखना है तो ये ए का, यहाँ ए है तो ए के बराबर क्या होगा? तो इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस में, ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि साइन 90 माइनस बी बराबर साइन ए हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये तो होता है कॉस बी। ठीक है, तो ये नहीं होगा, साइन कॉस ये हो सकता है, लेकिन साइन ए बराबर बी बराबर बी हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेक ए कॉसेक बी सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। अब दिया है कॉस 90 माइनस फाई क्या होगा? तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, ये फाई का सिंबल है, याद रखना है ये फाई का सिंबल है। तो यहाँ पर थीटा फाई कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, यहाँ फाई दिया है तो हम लोग का फाई होगा, साइन फाई हम लोग का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना है, क्या होता है, किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ने पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, जो कोण हो दिया हुआ है इसका मान तो हम लोग को पता है नहीं, तो ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 हो रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करते हैं? तो कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है तो रहने दीजिए माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि साइन 90 माइनस 20, अगर 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा। अब इसको और कन्वर्ट कर ले हम लोग, तो कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 27, अब माइनस देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो स्क्वायर में भी वही होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, ये दोनों कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला दिया है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा यही बताना है। ठीक है ना, तो साइन 2 थीटा बराबर दिया है 2 साइन थीटा, तो याद रखना है क्या, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखना है। अब दिया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा यानी cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का कितना 1, और cos 1 किसका वैल्यू होता है 0 का, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 डिग्री, ये हम लोग का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला दिया है साइन थीटा 4/5 है तो tan थीटा क्या होगा? ठीक है ना, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, और cos थीटा इसमें दिया तो है नहीं, साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा को हम लोग cos थीटा को क्या करते हैं साइन में बदल देते हैं, जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 4/5, नीचे हो जाएगा रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 4/5 रूट बटा में रूट में, इसको सॉल्व करते हैं 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 4/5 बटा में
ये 25 माइनस 16 का होगा तो √7 बटा हो जाएगा कितना, घटेगा तो 9 होगा। अब बट्टा में कितना होगा, √25 का 5 होता है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 बट्टा रूट में 9 है तो 3 आ जाएगा मान, 4/3 हम लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ वैल्यू कुछ भी दे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा, ये तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। तो याद रखना है आप लोगों को, एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक तो तरीका है कि आप tan स्क्वायर 45 का मान रख के और वैल्यू पुट कर ले, ये भी आसान है। अगर 1 रखते हैं, tan 45 का मान 1 होगा तो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, ये 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 0 ही आएगा। घटेगा तो 0/2 0 ही आएगा। ऐसे करते हैं 1 माइनस इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये बराबर होगा cos 2 थीटा के, यानी cos 2 और थीटा है 45 दोनों 90 हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी 44 का हम लोग का जो आंसर है वो आएगा 0, जो ऑप्शन ए सही है। अगला दिया है 3 cot स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है cot 60 का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 3 × 1/3 आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है cos 1 cos 2 cos 3 इस तरह से दिया हुआ है। तो याद रखना है कि इस टाइप से जब क्वेश्चन दे और इसमें 3 से लेकर जाना है 90 तक, मतलब पूरा 180 तक, तो इसमें पता है बीच में एक आता है cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 आता है, और cos 0 आ गया मतलब यहाँ पर सब में तो गुना ही है, तो जब 0 एक आ गया तो सारा का मल्टीप्लाई कौन सी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही आंसर। अगला दिया है 2 माइनस 2 सेक स्क्वायर ए क्या होगा। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक, यहाँ कॉसेक है सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा। तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर ए के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉट एक्स क्या आएगा। तो यहाँ से हम लोग साइन एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स का मान आएगा 1/a, कॉस एक्स का मान आएगा 1/b, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, अगर इसमें मान रख देते हैं तो कॉस एक्स का मान है 1/b और साइन एक्स का है 1/a, ये ए ऊपर चला जाएगा तो a/b हम लोग का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, -1, तो 1 - 1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला दिया है माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है क्या, 1 ये पता है माइनस tan स्क्वायर ए है और यहाँ पर है प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है 1/cos स्क्वायर ये हो जाएगा। अब 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो माइनस tan स्क्वायर ए अब प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर, अगर सीधा कर ले माइनस वाले को बाद में लिख ले तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1। अब 1 का स्क्वायर ये भी जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये कट के हमेशा कितना आ जाएगा 0, यानी इसका वैल्यू आएगा 0, जो ऑप्शन अगला देखेंगे हम लोग, इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। अगला दिया है साइन 60 अपॉन साइन कॉस 60 अपॉन साइन 60, तो याद रखना है कॉस बटा साइन अगर थीटा सेम हो तो ये कॉट होता है, तो कॉट 60 इंटू दिया है tan 60, और याद रखना है क्या कॉट थीटा इंटू tan थीटा, अगर थीटा सेम हो तो ये वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आ जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग बी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है cosec फाई माइनस कॉट फाई इक्वल टू वाई दिया है, तो कॉट फाई का मान हम लोग को इसमें बताना है, तो याद रखना है इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करने के लिए इसको लिखते यूज करते हैं, जो दिया है ना उसको यूज करना है, cosec फाई माइनस कॉट फाई इज इक्वल टू वाई दिया है, तो करते क्या है माइनस है उधर ले जाओ इसको प्लस में, ये हो जाएगा cosec फाइव इज इक्वल टू वाई प्लस कॉट फाइव, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव और ये हो जाएगा आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा +2
y इंटू कॉट फाई। अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर फाई की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इधर है मतलब माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा ही, वाई स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2y कॉट फाइव। ये आ जाएगा हम लोग का, कॉट स्क्वायर से फाइव से कॉट स्क्वायर फाइव कट गया। अब क्या आ गया हम लोग का, बच गया क्या, अब वाई स्क्वायर इधर ला लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y कॉट फाइव। अगर कॉट फाइव का वैल्यू निकालते हैं गुना है भाग में आ जाएगा, यानी कॉट फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, हम लोग का सही आंसर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, यही हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। अगला दिया है कॉसेक 30 का मान क्या होगा। तो साइन 30 का जो होता है जस्ट उसका अपोजिट होता है साइन का कॉसेक, तो साइन 30 का ये मान हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी ये साइन 30 नहीं, साइन 30 का अपोजिट ना होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कॉसेक और सेक में एक रिलेशन याद करते हैं, तो कॉसेक 30 का मान सेक 60 के मान के बराबर हो जाएगा। अगला दिया है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, गुना है भाग में चला जाएगा, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अगर देखते हैं cos में 1/2 किसका मान होता है, तो ये होता है cos 60 का मान। अगर cos से cos खत्म तो 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60, यानी कट के थीटा इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री, जो सॉरी 20 डिग्री आएगा, 20 ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। अगला दिया है साइन बी बराबर 1/a है, तो कॉस बी, तो कॉस बी का तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो 1 माइनस साइन बी का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a/b, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम कर लेते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर इसको रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो रूट में ऊपर रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 जो दिया हुआ है tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है ना। जिसमें जो दिया हुआ है उसी को यूज करते हैं। जो दिया है tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, tan ए इंटू कॉट ए तो 1 होता है, मतलब बच गया क्या tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा हम लोग का 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा 2, यानी 2 हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है किसी चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, वो किस चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय में याद रखना है। पहला जो होता है पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, इसमें x का मान माइनस होता है, y का मान प्लस, दोनों इसमें माइनस, इसमें x का मान प्लस और y का मान माइनस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का बिंदुओं a 8,0 और b -6,2 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना होता है, तो रूट में हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग निकालते हैं वैल्यू, तो x2 है हम लोग का -6 में से -8 करेंगे तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 196 और प्लस में हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 200। अगर इसका रूट निकालते हैं तो 100√2 हम लोग का इकाई सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्स और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन जहां पर एक दूसरे को काटता है वो बिंदु क्या कहलाता है, तो याद रखना है वो क्या कहलाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, उसको तो मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना, मूल बिंदु कहा जाता है। और चूंकि वो दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है तो उसको लंब केंद्र भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, याद रखना है। या ऑप्शन में अगर मूल बिंदु रहे तो मूल बिंदु सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 जो दिया हुआ है बिंदुओं P इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए दो बिंदुओं को
अगर मिलाने वाली रेखा है और उसके मध्य बिंदु जैसे मान लेते हैं O है, तो इसमें x और y निकालना होता है। तो अगर मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 और y1 दिया है और इसका x2 और y2 दिया है, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ये मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2/2 और y निकालने का होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर देखें तो x का मान 4 है और ये 8 है, तो 4 प्लस 8 बटा अगर 2 करते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा कितना 6। दूसरा -5 है, अब प्लस 7/2 करते हैं तो ये आ जाएगा 2/2, यानी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, यानी 6,1 हम लोग का निर्देशांक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है x² प्लस y²। तो यहाँ x माइनस में दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही में हो जाएगा, तो ये होता है रूट में x² प्लस y² हम लोग का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला दिया है यदि बिंदु इतना और इतना संरेख है तो a का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो संरेख की स्थिति में हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल जो होता है वो हम लोग का 0 होता है ना। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग निकालेंगे, ये तीनों बिंदु को त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक मानकर क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसका वैल्यू आएगा हम लोग का 0। ठीक है ना। अगर हम लोग इस बिंदु को a मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 1,2 है, इसको b मान लेते हैं जिसका निर्देशांक -5,6 है, और इसको c मान लेते हैं जिसका निर्देशांक a,-2 है, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 और y3। और इस तरह से त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 माइनस y2, और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 1/2 यहाँ गुना में भाग में खत्म हो जाएगा। ठीक है। x1 है हम लोग का 1, तो 1 लिख लेते हैं और y2 माइनस y3 करते हैं, y2 माइनस y, 6 में से माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस x2 है हम लोग का -5, 31 करते हैं, 23 31 12 इस तरह से याद रखते हैं, तो -2 में -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब प्लस y3 माइनस y1, पहले x3 करते हैं, x3 जो a है, और y1 माइनस y2 करते हैं, तो y1 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचेगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -4a बराबर 0, ये उधर जाएगा, -4a बराबर हो जाएगा -28, माइनस से माइनस कट गया, a का मान आ जाएगा 7, 7 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखिए y बराबर 7 दिया है, मतलब ये x अक्ष के समानांतर ग्राफ होगा। तो x अक्ष के समानांतर का मतलब कि x का मान बदलेगा लेकिन y का मान नहीं बदलेगा। तो y का मान 7 दिया है तो सब में 7 ही होना चाहिए, वही इस बिंदु से मतलब इस रेखा से वो बिंदु गुजरेगा। ठीक है ना। तो यहाँ 7,3 x का मान दिया है, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, y बराबर 7 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगी। तो ये ऑप्शन में कौन है यही चुनना है, 5,7 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन दिया है y अक्ष से बिंदु इतने की दूरी क्या होगी। तो देखिए y अक्ष से बोल रहे हैं ना, मतलब ये y अक्ष है और यहाँ मान लेते हैं कहीं ना कहीं बिंदु 4,6 है, तो y अक्ष से दूरी बताना है। तो इधर y अक्ष से जितना हम लोग दूर जाएंगे उतना ही x का मान बढ़ेगा, यानी y अक्ष से दूरी जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ y अक्ष दे रहा है लेकिन y का ही बिंदु देकर नहीं सही कर लेना है, 4 ही का ही होगा हम लोग का। अगला बोल रहा है यदि बिंदु a, b और c, d को मिलाने वाला रेखाखंड लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजन करने वाला बिंदु तो y बिंदु हो तो y का निर्देशांक क्या होगा। तो y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है ना। तो m कितना है हम लोग का लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू y2 हो जाएगा हम लोग का d प्लस n जो है 1 है इंटू y1 हो जाएगा हम लोग का b अपॉन में लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, यानी लैम्डा d प्लस b अपॉन लैम्डा प्लस 1 हम लोग का सही हो जाएगा आंसर, लैम्डा d प्लस b ऑप्शन ए। अगला दिया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है तो इसके केंद्र का निर्देशांक। तो वृत्त का अगर हम लोग बात करते हैं, केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है और ये व्यास के छोरों का निर्देशांक दिया हुआ है जो है 8, -8 और -6 दिया हुआ है
और यहाँ पर बात करते हैं -8,6 दिया है, तो दोनों को जोड़ करते x और x2 जोड़ते हैं, बटा 2 करेंगे तो हम लोग का मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा 0, और y का भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से और प्लस से करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0,0 हम लोग का सही आंसर है। अगला है, एक त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक दिया है और उसके दो शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जब त्रिभुज जो होता है ए बी और सी है, इसके केंद्र को अगर ओ मान लेते हैं हम लोग, तो इसके केंद्र का निर्देशांक हम लोग को निकालने का फॉर्मूला होता है, x निकालने का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, और y निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है, और इसमें हाँ बस यही दो निकालते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग का x दिया हुआ है जो है 4 इज इक्वल टू y1, हम लोग का x1 कितना दिया हुआ है 3 प्लस 5 दिया है x2, और x3 मान लेते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, इसको गुना कर लेते हैं 12 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, प्लस x3, यानी x3 का मान आ जाएगा प्लस, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा कितना 4। तो देखिए 4 ऑप्शन में एक इसी में दिख रहा है, तो यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी। अगला दिया है 69, क्वेश्चन है बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, पहला में दोनों प्लस होता है, फिर x का मान इधर माइनस होता है तो माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस से दिया हुआ है इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में है। x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है, तो x अक्ष पर पूछ रहा है, तो सभी बिंदुओं का कोटि मतलब y का मान जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब बोल रहे हैं यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो समरूप का मतलब सारा का सारा संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए, तो A 42 डिग्री है, Q 84 है, तो C का मान क्या होगा। तो एक बना लेते हैं त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है हम लोग का PQR, तो A दिया हुआ है हम लोग का 42, तो A 42 है मतलब ये भी 42 डिग्री होगा। चलो Q दिया हुआ है 84, ये 84 है, तो ये भी हम लोग का 84 होगा। अब C बताना है कि क्या होगा, तो ये जितना होगा उतना ही C होगा। तो 42 और 84 अगर ऐड करते हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 8 4 12 126, 126 180 में से घटा देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना 54 डिग्री, ठीक है 54 डिग्री आ जाएगा। तो ये 54 है तो ये भी हम लोग का 54 होगा, तो C 54 मतलब 54 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ प्लस QR, तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का विलोम चले, जिसमें सबसे बड़ा भुजा दिया है हम लोग का PR, क्योंकि PR का स्क्वायर ये दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है, तो ये हम लोग का Q हो जाएगा, तो कोण Q जो है वो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 73 नंबर, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं जो है त्रिभुज AB और C, और बोल रहा है AD जो है BC पर लंब है, तो AD BC पर हम लोग लंब खींच देते हैं, तो AD स्क्वायर क्या होगा, AD स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा हम लोग का, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये आधा होता है, ये आधा हो जाएगा, मतलब ये पूरा BC का हाफ होगा हम लोग का, BC का अगर आधा कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग का DC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो AC स्क्वायर होगा, ये चूंकि ये हम लोग का ऊंचाई है, तो ऊंचाई का स्क्वायर जो होगा, लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर इसमें किसके रिलेशन दिया हुआ है, ऑप्शन में रिलेशन दिया है DC का रिलेशन दिया है, DC का, और DC और DC और DC, तो DC के ही हम लोग रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ AC जो होगा वो BC के तो बराबर है, तो यहाँ BC स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग माइनस CD स्क्वायर, तो BC को क्या लिख सकते हैं हाफ BC स्क्वायर, तो 1/2, और 1/2 अगर हम लोग उसका आधा कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर, यानी CD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगर BC का मान निकाले तो ये गुना है, इधर आएगा 2 भाग में, इधर आएगा गुना में, यानी ये हो जाएगा कौन सी 2DC का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर होगा, तो ये 4DC स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस होगा CD स्क्वायर, तो यानी घट के कितना हो जाएगा 3DC स्क्वायर, हम लोग का सही आंसर आ जाएगा 3DC स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है त्रिभुज ABC में D और F क्रमशः AB और AC पर इस प्रकार है कि D पैरेलल है BC के,
AD बटा DB 4 है, AC हम लोग का 18 सेंटीमीटर है, तो AE क्या होगा? एक त्रिभुज बना लेते हैं जो है AB और C, और बोल रहा है क्या D और E AB और AC पर है। AB और AC पर मान लेते हैं D और E है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब दिया है AD बटा DB, AD बटा DB 4 और 5 है, AC 18 है, पूरा का पूरा ये दिया हुआ है हम लोग का 18। तो यहाँ पर भी और हम लोग को AE बताना है, AE कितना होगा? ये E है हम लोग का, AE कितना होगा? तो इधर भी आधा बटा पूरा लेंगे तब इधर भी आधा हम लोग बटा पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग को AE बताना है तो इसको मान लेते हैं x, तो इधर आधा लेते हैं 4 बटा पूरा कितना है 9, बराबर हो जाएगा x बटा 18, 9 दूना 18 यानी क्रॉस गुना कर देते हैं, x का मान आ जाएगा हम लोग का 4 दूना 8 सेंटीमीटर, सही आंसर। अगला दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है? तो देखो समद्विबाहु समकोण मतलब कि एक तो 90 डिग्री है ही, ये दोनों भुजा अगर बराबर हो तो इनके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, तो ये x है तो ये भी x है, ये दोनों का जो 90 होता है योग, तो 90 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, x का मान 45 डिग्री हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है ना। अगला दिया है दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो याद रखना है क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 7 बटा 10 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 49 बटा 100, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग का दिया है 75 नंबर कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो अगर मान लेते हैं कि दो समानांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये इसका क्या होता है? व्यास होता है। तो यहाँ 4.5 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लोग को पूछ रहा है इसके बीच की दूरी मतलब व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना हो जाएगा? दोगुना कर देते हैं यानी 9 सेंटीमीटर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं, इस पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं? तो केवल और केवल 2, इससे ज्यादा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है ना। बोल रहा है यदि O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण APB 50 डिग्री है तो AOB क्या होगा? तो हम लोग एक वृत्त बना लिए, इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं, ये मान लेते हैं O वृत्त का केंद्र है, और दूसरा PA और PB है, तो ये P है, ये A है, और इसको मान लेते हैं ये B है। अब बोल रहा है क्या? APB जो है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो पूछ रहा है AOB कितना हो? AOB तो ये पता है यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, तो 9 9 80 180 हो गया, अब प्लस 50 और प्लस इसको मान लेते हैं हम लोग x, और ये चूंकि एक चतुर्भुज है तो इसका योग जो होगा कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं तो 230 प्लस x इक्वल टू 360 घटेगा तो 130 आ जाएगा हम लोग का मान सही, 130 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है जो है 80 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में एक बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 30 डिग्री है, ये AOB हम लोग का 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल OBA क्या होगा? OBA बताना है क्या होगा? तो ये वृत्त की त्रिज्या है चूंकि बराबर होती हैं तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अब पता है तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज है तो हम लोग का आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। अगर उसको इधर भेज देते तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री, कैंसिल आउट होगा, x का मान आ जाएगा 75 डिग्री, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 81, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? एक मान लेते हैं एक वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से ये 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, इस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये मान लेते हैं आधार हो गया, तो लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए P बराबर रूट में होगा कर्ण का स्क्वायर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस हो जाएगा 64, यानी ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 225 है, यानी इसे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, हम लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन के विकर्ण जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है √3a, जो दिए हुए 5√3, तो इसे ये कट जाएगा, a का मान हो जाएगा 5, और पूछ रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 6a हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 25 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 1 बटा
पूछ रहा है, पहले बोला है बेलन, बेलन का आयतन होता है वो एक पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है तो ये सारा का सारा कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/1 यानी 3 अनुपात हम लोग का एक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है सुराही का संयोजन कहलाता है। अगर बोल रहा है सुराही जो होता है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है ये बताना है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सुराही, तो सुराही हम लोग देखते हैं इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है हम लोग का सुराही। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज यूज किए हम लोग, तो एक गोला और एक बेलन, दो चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, गोला और बेलन होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 45 मिनट में कितना कोण बनाएगी यही बताना है। ठीक है ना, तो याद रखना है 1 मिनट में मतलब पूरा घूम जाती है, पूरा घूमती है मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में बनाती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में हम लोग को बताना है 45 मिनट में, तो 1 मिनट में बनाएगी कितना 6 डिग्री, तो 45 मिनट में, तो 45 में 6 से गुना कर देते हैं अगर हम लोग, तो सही आंसर आ जाएगा 6 × 25 का 0, 6 × 24 27, 270 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होगी, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। अगर हम लोग इसमें से r कॉमन ले लेते हैं तो पाई प्लस 2 होता है, जिसका त्रिज्या दिया है 10, तो 10 × पाई प्लस 2 हम लोग का सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पाई प्लस 2 × 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 87, जो दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा, तो जितना उसका आयतन उतना ही उसका हवा का आयतन होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जिसका त्रिज्या दिया है हम लोग का 6, तो 2/3 पाई रहने देते हैं, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है ना, तो ये 3 से तो कट ही जाएगा हम लोग का, तो ऐसे करते हैं ना 36 × 6 लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 से कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 72 दूना 144 हो जाएगा गुना पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। अगला बोल रहा है पी त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या पी दिया है तो थीटा कोण दिया है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर होगा क्योंकि त्रिज्या जो है हम लोग का पी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा और थीटा पाई पी स्क्वायर बटा 360, थीटा पाई पी स्क्वायर बटा 360 ऑप्शन में देखना है किसमें है, यहाँ थीटा पी स्क्वायर पाई बटा 360 ऑप्शन ए। अगला दिया है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हम लोग का 462 दिया हुआ है, ये तो कटेगा, ये इसको कटा देते हैं तो ये आ जाएगा कितना से हम लोग का कटेगा, तो 1 और ये 16 5 और ये 12 4 154 हो जाएगा। अब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154 लिखते हैं अगर हम लोग, तो 22 से 7 से कट जाएगा, ये 7 इधर आएगा बराबर 49 हो जाएगा, और आर बराबर √49 आता है और ये कैंसिल मतलब बाहर निकलेगा 7 सेंटीमीटर हम लोग का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 81√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर इधर भेज देते हैं 4 को, तो 81 × 4 हो जाएगा, ए बराबर आएगा रूट में 81 × 4 यानी 9 × 2 यानी 18 सेंटीमीटर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91, 3 पासों की उछाल में संभव परिणाम कितने होंगे, तो याद रखना है पासा के उछाल में कितने पासा है उसका निकालने के लिए 2 का पावर n होता है, तो 2 का पावर 3 यानी 8 हम लोग का सही 8 नहीं हो जाएगा 2, यहाँ पर बोल रहे हैं ना 3 पासे के उछाल में संभव परिणाम कितने होंगे, ठीक है ना, तो 8 सही हो जाएगा। 3 पासा बोल रहे हैं ना, सॉरी पासा दिया हुआ है, सिक्का नहीं दिया है, सिक्का के लिए होता है 2 का पावर n, पासा के लिए होता है 6 का पावर n, 3 पासा है 6 का पावर 3 यानी 216 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला यदि घटना घटित नहीं हो सकता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, तो जो घटना नहीं घटित होता है उसका 0 और जो घटित घटना होता है उसका कुल प्रायिकता जो होता है वो 1 होता है, याद रखना है। ठीक है ना, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो एक पासा को भेजा जाता है तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 7 सॉरी 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है, तो इसमें कौन कौन है जो अभाज्य संख्या है, 2 है 3 है और 5 है, यानी 3 अभाज्य संख्या है, तो 3/6 कैंसिल आउट होकर 1/2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक यादृच्छिक पत्ता को निकाला जाता है तो इसके काला रंग का रानी होने की, तो काले रंग जो होता है 26 पत्ता होता है उसमें 2 रानी होती है, तो 2/52 हो जाएगा हम लोग का कैंसिल आउट होकर 1/26 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सिक्के की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो दो सिक्के को उछालते हैं तो परिमाण होता है हेड हेड, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। तो एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, मतलब हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें ये हो जाएगा हम लोग का, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक भी शीर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो यही हो जाएगा एक, तो एक बटा टोटल हम लोग का परिमाण है 4, 1/4 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है 20, 30, 22, 37 इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो इसमें देखने को मिल रहा है 23 जो है सबसे ज्यादा बार, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 23 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है 5 आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है 14। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जोड़ते हैं तो x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 है, और बटा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 है, बराबर दिया हुआ है 14। गुना कर देते हैं तो 70 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5x अब प्लस में 1 3 हो जाएगा, 3 6 और 4 10 हो जाएगा। इधर लाते हैं तो 60 हो जाएगा बराबर 5x, यानी कट के हो जाएगा x का मान आ जाएगा 12। 12 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मतलब बीच में कौन है जो नहीं आता है। तो याद रखना है परिसर जो होता है ये भी बीच में होता है, माध्य जो होता है वो भी बीच में होता है, बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा, इसका परिसर जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला लास्ट 2 क्वेश्चन दिया है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो प्रथम अगर 8 अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेते हैं तो होगा 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से बताना है कि इसका माध्यिका। तो इधर से एक हटाओ, इधर से हटाते हैं, इधर से इधर, यहाँ पर दोनों आया तो 2 बीच में आता है, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 18/2 यानी 9 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दिया है 100 नंबर, इतने के लिए इतना का बहुलक वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा। तब सबसे ज्यादा बार जो आया रहता है वही उसका वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो 20 सबसे ज्यादा बार है, इसका बहुलक है, इसका उच्च सीमा कितना है 30, तो ये 30 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है हम लोग सेक्शन ए जो है और जो है इसका कंप्लीट कर लिए पूरे के पूरे 100 MCQ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।